हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द क्लास। आज के इस लेक्चर में मैं आपको ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसके अलावा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, यानी कि ऑल ओवर जो मेटाबॉलिकल पाथवेज है वो मैं आपको करवाऊंगी। तो पहले मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू यहाँ पर समझा देती हूँ। देखिए, जो आपकी ग्लूकोज होती है, जो आपकी ग्लूकोज होती है, ये ग्लूकोज से ग्लूकोज से किस में कन्वर्ट होती है? ग्लूकोज से कन्वर्ट होती है ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में। अब यहां से ये डिसाइड नहीं हो जाता कि आपका ग्लाइकोलिसिस ही चलेगा। डिपेंड करता है कि आगे का क्या स्टेप होगा। ठीक है, अगर ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट बनता है तो ये आपका ग्लाइकोलिसिस में जाएगा। ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, लेट सपोज फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट बन गया, जो कि आपका रिवर्सिबल स्टेप है, और यहाँ पर ये बन गया फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट। तो आपकी प्रोसेस कहाँ जाएगी? ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस। लेकिन ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट जो है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज वन फॉस्फेट में। ग्लूकोज वन फॉस्फेट में। तो ये क्या प्रोसेस यहाँ पे रन होगी? क्या बनेगा यहाँ पर? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन बन रहा है तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर यहां पर क्या बनता है? सिक्स फोस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन। कई जगह ये आपको सिक्स फोस्फो ग्लूकोनेट भी लिखा मिलेगा, क्योंकि इससे अगला जो सिक्स फोस्फोग्लूकोनेट से अगला जो प्रोडक्ट होता है वो आपका सिक्स फोस्फोग्लूकोनेट होता है। ठीक है, तो अगर आपका सिक्स फोस्फोग्लूकोनोलैक्टोन या ग्लूकोनेट बन जाता है ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट से, तो आपका क्या, कौन सा प्रोसेस यहाँ पे रन होगा? हेक्सोज मोनोफोस्फेट शंट, हेक्सोज मोनोफोस्फेट शंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। जो आपकी ग्लाइकोलिसिस होती है उसमें क्या होता है? ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज से क्या बनता है? पाइरुवेट। टोटल 10 स्टेप होते हैं, और क्या बनता है? पाइरुवेट। ग्लूकोज आपका 6 कार्बन का होता है, पाइरुवेट आपका 3 कार्बन का होता है, इसलिए आपके 2 पाइरुवेट बनते हैं। कौन सा प्रोसेस होता है ये आपका होता है ग्लाइकोलिसिस। ये जो पाइरुवेट होता है, अगर आपकी अगर आपकी कंडीशन कैसी है? अनएरोबिक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस है, तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर? तो आपका बनेगा यहाँ पर लैक्टेट। इन केस ऑफ आरबीसी, रेटिनल, या फिर जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल्स में। ठीक है, और अगर ये एनारोबिक पाथवे ये आपका यीस्ट में चल रहा है या लोअर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है, तो आपका क्या बनेगा? इथेनॉल। ठीक है, अनएरोबिक कंडीशन। इतनी क्लियर बात। लैक्टेट 3 कार्बन का होता है, इथेनॉल जो है ये 2 कार्बन का होता है। अब अगर आपके प्रोसेस जो है वो एरोबिक है, तो एरोबिक कंडीशन में क्या होता है? एरोबिक कंडीशन में ये जो आपका पाइरुवेट होता है, जो कि आपका 3 कार्बन का है, जिसके 2 मॉलिक्यूल आपके बन रहे हैं, ये पाइरुवेट एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में।
कहाँ एंटर करता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये पायरुवेट क्या बनाता है? दो मॉलिक्यूल बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम के, बाय द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ठीक है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम होती है आपकी, ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है वहां पर ऑक्सैलोसिटेट होता है, जो कि आपका 4 कार्बन का होता है, इसके साथ मिलती है और 6 कार्बन का सिट्रेट बना देती है, जो कि आपका 6 कार्बन का होता है। और इस तरीके से यहाँ पर जो आपकी प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, दैट इज क्रेब साइकिल। ठीक है, अब आपका जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस था, यहाँ पर क्या बनते हैं आपके एटीपी और एनएडीएच, ये मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं। क्रेब साइकिल में भी आपको क्या मिलेगा? एटीपी, एनएडीएच, एफएडीएच, इसके अलावा जीटीपी, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। ये जो आपका ग्लाइकोलिसिस में जो एनएडीएच बना है आपका, 2 एनएडीएच बनते हैं, और क्रेब साइकिल में टोटल आपके 8 एनएडीएच बनते हैं, 2 एफएडीएच2 बनते हैं, 2 जीटीपी बनते हैं। तो ये क्या करता है? एनएडीएच जो कि आपका ग्लाइकोलिसिस में बना है, ये एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये एनएडीएच जो कि आपका ग्लाइकोलिसिस में बनता है, ये एंटर करता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। एंटर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स डिपेंड करता है कि कौन से पाथवे से एंटर करता है। ये एंटर कर सकता है आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के थ्रू, या फिर मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू। इन शटल सिस्टम के थ्रू ये एंटर कर सकता है। तो अब आपके जैसे ये 2 आ जाएंगे आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो अब आपका जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, कितने हो गए यहाँ पर एनएडीएच? तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपके टोटल 10 एनएडीएच हो गए। ठीक है, और यहाँ पर 2 एफएडीएच है ही। ठीक है, अब ये एनएडीएच और एफएडीएच क्या करते हैं? ये एनएडीएच और एफएडीएच जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पड़े हुए हैं, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चीजें आई हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो पड़े हुए हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया का लेट्स सपोज इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स मान लो। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन मान लो, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मान लो। तो अब यहाँ पर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आपके क्या पड़े हुए हैं? एनएडीएच और एफएडीएच। तो यहाँ पर जो आपका इनर मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इन कॉम्प्लेक्सेस में ये जो एनएडीएच एफएडीएच है, इसके इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे और इसके प्रोटॉन भी जाएंगे। इसके जो इलेक्ट्रॉन है एनएडीएच एफएडीएच के, ये तो इन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू जाएंगे और क्या बना देंगे? ऑक्सीजन के साथ मिलके यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ इसके जो H पॉजिटिव है, ये सारे H पॉजिटिव जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से F0 F1 कॉम्प्लेक्स के थ्रू एटीपी बना देंगे। तो आप चीजें समझ रहे हो कि कैसे चीजें चल रही थी। ग्लाइकोलिसिस में जो एनएडीएच बना था या फिर एटीपी था, या फिर क्रेब साइकिल में जो एटीपी एनएडीएच एफएडीएच बना था, वो सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में एंटर करता है और वहां पर आपका क्या बनता है? वहां पर आपका एटीपी बनता है। तो जो आपकी ग्लूकोज है वो फाइनली किसमें कन्वर्ट हो रही है? एनर्जी मॉलिक्यूल में, एनर्जी करेंसी में, दैट इज एटीपी। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में आपको क्या क्या करवाऊंगी, ये देखिए। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, इसके अलावा ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म और सिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस, इसके अलावा क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल, मैलेट एस्पार्टेट शटल, ये सब करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में कहीं पर भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती हुई नहीं दिखेगी। सो नो डिकार्बोक्सिलेशन, ये याद रखिएगा। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है यहाँ पर? ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होती है। 2 चीजें आपको याद रखनी है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस का पूरा पाथवे हम लोग देखते हैं कैसे चलता है। तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप होते हैं।
10 स्टेप में से 5 स्टेप जो होते हैं वहां पर एनर्जी आपकी कंज्यूम होती है, एनर्जी कंज्यूम होगी, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप प्रिपरेटरी फेज बोलते हो या एनर्जी कंजम्पशन फेज बोलते हो। और 5 स्टेप लास्ट के जो होते हैं वहां पर एनर्जी बनती है, एनर्जी बनती है, तो उसको आप क्या बोलते हो, पे ऑफ फेज बोलते हो। क्या बोलते हो, पे ऑफ फेज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो आपकी ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यानी इस तरीके से लेट सपोज आपकी ग्लूकोज है, तो यहां पर 6th पोजीशन पे फॉस्फेट लगाया जा रहा है, और ग्लूकोज आपकी 6 कार्बन की होते हैं, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्सोज, और 6th पोजीशन पे फॉस्फेट लगा रहे हो, है ना। तो 6th पोजीशन पे फॉस्फेट अगर आप लगा रहे हो, तो फॉस्फेट कौन ऐड करता है, काइनेज, हटाता कौन है, फॉस्फेटेज। तो यानी कि हेक्सो शुगर के ऊपर आप फॉस्फेट लगा रहे हो, तो कौन सा एंजाइम होगा, हेक्सो काइनेज। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि ये स्टेप कैसा है, इरिवर्सिबल स्टेप है। ठीक है, कैसा है, इरिवर्सिबल। इसके बाद रिवर्सिबल स्टेप होता है, और यहाँ पर क्या बनता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। कौन सी एंजाइम काम करती है, आइसोमेरेज एंजाइम यहाँ पर काम करेगी। कौन सी, आइसोमेरेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, केवल जो आपकी एल्डोज शुगर है, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज आपकी एल्डोज शुगर है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है इसके पास, और फ्रक्टोज आपकी क्या है, कीटोन शुगर है। तो केवल इतना फर्क है कि एल्डोज शुगर कीटोन शुगर में कन्वर्ट हो रही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसोमराइजेशन यहाँ हो रहा है, तो आइसोमरेज एंजाइम यहाँ काम करेगी। इसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है किस में कन्वर्ट होगा, ध्यान रखिएगा ये इरिवर्सिबल स्टेप है, क्योंकि जो जो इरिवर्सिबल स्टेप हम पढ़ेंगे उन्हीं स्टेप्स का हम लोग क्या देखेंगे, रेगुलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज होता है, यहाँ पर होता है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। कौन सा, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, PFK1 भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो पहला वाला स्टेप था वहां पर क्या हो रहा था, एक एटीपी ऐड कर रहे थे आप, एक एटीपी ऐड कर रहे थे, इसका मतलब क्या है कि वहां पर एटीपी को यूज कर रहे हो, सॉरी एक फॉस्फेट ऐड कर रहे थे, तो एटीपी से आपने एक फॉस्फेट उठा के ऐड किया, तो यहाँ पर एटीपी का कंजम्पशन हुआ, तभी आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। अभी भी आप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनाओगे, यानी एक और जगह फॉस्फेट ऐड करोगे, तो फॉस्फेट किससे लोगे, एटीपी से। एटीपी से एक फॉस्फेट निकालोगे तो क्या बन जाएगा, एडीपी। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट आपने ऐड किया, क्या बना, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से क्या बनता है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। कौन सा एंजाइम काम करता है, एल्डोलेज। जो एल्डोलेज एंजाइम होता है, एल्डोलेज, ये लाएज एंजाइम है, जो क्या करता है, जो 6 कार्बन की आपकी फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है, इसको 3rd कार्बन पे से कट करेगा, और 3 कार्बन कंटेनिंग आपके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर जो आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो यानी कि आपके पास कितने ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गए, 2। तो ये जो स्टेप है आपके 1 2 3 4, ठीक है, 5, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी है, ये 5th है, ये 4th है, ये 3rd है, तो ये टोटल 5 स्टेप है, जब आप गिनोगे तो टोटल 5 स्टेप है। ठीक है, ये देखिए, ये 5th स्टेप है, ये 4th स्टेप है, ये 3rd स्टेप है, ये 2nd स्टेप है, ये 4th स्टेप है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट मैंने क्या कहा, किन के बारे में देखेंगे हम लोग, ये जो फर्स्ट वाला है और ये जो सेकंड जो एंजाइम है, इनके बारे में और डिटेल में आगे देखेंगे। तो ये आपका प्रिपरेटरी फेज है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में अब आपके पास में क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग है, इसके 2 मॉलिक्यूल आपके पास में है। अब क्या होता है, अब यहाँ पर ये भी आपका कौन सा स्टेप है, ध्यान रखिएगा, इरिवर्सिबल स्टेप देखने, अब तक केवल 2 इरिवर्सिबल स्टेप हुए हैं।
कौन सा एंजाइम काम करता है? ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ध्यान रखिएगा जहां डिहाइड्रोजनेज है वहां पर NADH या FADH की ही बात होगी। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका NAD प्लस जो है किस में कन्वर्ट होगा? NADH प्लस H पॉजिटिव। कितने मॉलिक्यूल? 2 आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं यहाँ हटा देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पर? नेक्स्ट यहाँ पर क्या बनेगा? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है, यहां पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। और यहां क्या होगा? यहां पर ADP से सीधा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर आपकी ATP बनेगी। पहले 2 ATP यूज हुई थी, अब क्या है? ATP बनेगी। कितने मॉलिक्यूल ATP के बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल ATP के बनेंगे। और क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनेगा? 3-फॉस्फोग्लिसरेट से यहाँ पर म्यूटेज एंजाइम काम करेगी और यहाँ पर 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। 2-फॉस्फोग्लिसरेट से इनोलेज एंजाइम काम करेगी और यहाँ क्या बनेगा? फोस्फोइनोल पाइरुवेट बनेगा। फोस्फोइनोल पाइरुवेट। और फोस्फोइनोल पाइरुवेट से ध्यान दीजिएगा, फोस्फोइनोल पाइरुवेट से ये आपका इरिवर्सिबल स्टेप है और क्या बनेगा? पाइरुवेट। क्या बनेगा? पाइरुवेट। और यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करता है? पाइरुवेट काइनेज। कौन सा एंजाइम? पाइरुवेट काइनेज। और यहाँ पर भी क्या होता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा और आपका 2 ADP से 2 ATP बनेंगे। तो जब ATP से ADP से ATP बनता है तो इसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो फोस्फोइनोल पाइरुवेट से जब आपका पाइरुवेट बना तो ये वाला भी स्टेप आपका कैसा है? इरिवर्सिबल स्टेप है। एक स्टेप आपका ये इरिवर्सिबल स्टेप है और एक स्टेप आपका ये इरिवर्सिबल स्टेप है। तो अब यहाँ पर जो जो एंजाइम यूज हो रहे थे इनके बारे में हम देखेंगे। यानी बेसिकली हम लोग कौन से एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे? थोड़ा मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इस एंजाइम के बारे में, इस एंजाइम के बारे में और इस एंजाइम के बारे में, क्योंकि तीनों स्टेप कैसे हैं? ये तीनों के तीनों जो स्टेप हैं ये आपके इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं। कैसे हैं? इरिवर्सिबल। क्लियर बात? ये तीनों आपकी रेगुलेटरी या फिर रेट लिमिटिंग रिएक्शन या रेट लिमिटिंग एंजाइम्स होती हैं। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हेक्सोकाइनेज एंजाइम के बारे में। हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है इसका कौन एक्टिवेटर है और कौन इनहिबिटर है? तो इसका जो एक्टिवेटर, देखिए जो प्रोडक्ट होता है ना वो हमेशा इनहिबिटर होता है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम करी थी, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या है? प्रोडक्ट है, तो ये हमेशा इनहिबिटर होगा। ATP हमेशा इनहिबिटर होगा और AMP और ADP क्या होंगे? एक्टिवेटर होंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 का जो एक्टिवेटर है, जो इनहिबिटर है, वो कौन कौन से हैं? जो आपका एक्टिवेटर है वो आपका AMP है, ADP है और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। अब इसके बारे में थोड़ी कहानी समझ लो। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट कब बनता है? जो आपका फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है ये कब बनता है? ये फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जब आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है इसके ऊपर फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम यूज ना होके फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 यूज हो रही है। देखिए मैंने यहाँ करवाया था फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, लेकिन मान लो यहाँ फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 यूज हो रही है तो आपका सेकंड पोजीशन पे ही फॉस्फेट लगेगा, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनेगा। यहाँ पर कौन सा था? ये देखिए यहाँ पर
फ्रक्टोज फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 था तो 1 पोजीशन पे फोस्फेट लगा, लेकिन अगर फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 हो तो आपका क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे फोस्फेट लगेगा और फ्रक्टोज 2,6 बिसफोस्फेट बनेगा। तो ये जो फ्रक्टोज 2,6 बिसफोस्फेट होता है ये आपका एक्टिवेटर है। इसके बाद में इनहिबिटर कौन होगा, एटीपी होगा, सॉरी हाँ एटीपी होगा, सिट्रेट होगा, ग्लूकागोन होगा, ये इसके इनहिबिटर है। ठीक है, अब यहाँ पर इंसुलिन जो है ये इसका एक्टिवेटर हो सकता है। कैसे, इंसुलिन क्या करता है ना, इंसुलिन इस फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 को एक्टिवेट करता है। तो इसको एक्टिवेट कर रहा है तो यानी कि क्या बनेगा, ये एक्टिवेट हो गई तो फ्रक्टोज 2,6 बिसफोस्फेट बनेगा। फ्रक्टोज 2,6 बिसफोस्फेट बनेगा तो ये क्या है, ये एक्टिवेटर है किसका, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 का। तो यानी इंसुलिन आपका एक्टिवेटर के जैसा काम कर रहा है। ग्लूकोगोन क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये सारे आपको एक्टिवेटर इनहिबिटर याद रखने हैं। थर्ड आता है आपका पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज का एक्टिवेटर कौन है, पायरुवेट काइनेज का इनहिबिटर कौन होगा, सेम वही, सॉरी एक्टिवेटर एएमपी एडीपी, दोनों तो हमेशा एक्टिवेटर होंगे। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखिए, जो आपका फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 है इसका जो इनहिबिटर है ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट ये पायरुवेट काइनेज का एक्टिवेटर है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट पायरुवेट काइनेज का क्या होता है, एक्टिवेटर। इनहिबिटर के बारे में बात करोगे तो एटीपी इसका इनहिबिटर होता है, एसिटाइल कोएंजाइम इसकी इनहिबिटर होती है, एलेनिन इसका इनहिबिटर होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है ये इसके इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, तो ये आपके ग्लाइकोलाइसिस हुआ फिनिश। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज का बनना, किससे, किसी फैटी एसिड से, किसी अमाइनो एसिड से। तो ग्लूकोज का बनना, इन सब से ग्लूकोज का बनना, यानी कि रिएक्शन कैसे चलेगी कि लास्ट में आपका क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। लास्ट में क्या बनेगा, ग्लूकोज। लास्ट प्रोडक्ट आपका क्या होगा, ग्लूकोज। सेम वही बात में चलेंगे लेकिन उल्टे। देखिए होता क्या, देखिए होगा ये कि आपका जो पाइरुवेट है, पाइरुवेट किस में कन्वर्ट होगा, ये 3 कार्बन का है तो ये ऑक्साइल एसीटेट में कन्वर्ट होगा, जो कि आपका कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। यानी यहाँ क्या हो रही है, एक कार्बन ऐड हो रहा है, किसके फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। कौन ऐड करेगा, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। कौन ऐड करेगा, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 एडीपी जो है वो यूज होते हैं एटीपी बनाने के लिए। 2 एटीपी यहाँ यूज होंगे। ठीक है, 2 एटीपी का कंजम्पशन होगा। उसके बाद क्या होता है, जो ऑक्सैलो एसीटेट होता है इससे क्या बनता है, इस ऑक्सैलो एसीटेट से आपका बनेगा फोस्फोइनोल पाइरुवेट। फोस्फोइनोल पाइरुवेट कौन सी एंजाइम काम करेगी, फोस्फो कार्बोक्सीकाइनेज। और यहाँ पर क्या होता है, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाता है और आपका 3 कार्बन का फोस्फोइनोल पाइरुवेट बन जाता है। उसके बाद देखिए सेम पाथ पे चलेंगे, कौन कौन से फोस्फोइनोल पाइरुवेट से, 2 फोस्फोग्लिसरेट। ठीक है, फिर आपका 3 फोस्फोग्लिसरेट, फिर आपका 1,3 फोस्फोग्लिसरेट, फिर आपका ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट, फिर आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट, फिर यहां से फ्रक्टोज 6 फोस्फेट, फिर यहां से ग्लूकोज 6 फोस्फेट,
और यहाँ से ग्लूकोज, लास्ट में ग्लूकोज बन जाएगा। तो ग्लूकोज का बनना ये आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस है, जहां पर ये स्टेप आपको याद रखना है। पाइरुवेट से कैसे ऑक्सैलिक बन रहा है और ऑक्सैलिक से कैसे फॉस्फेनॉल पाइरुवेट बन रहा है। और क्या याद रखोगे आप यहाँ पर कि जो आपका जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है, इस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से क्या बन रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी एक फॉस्फेट हट रहा है। एक फॉस्फेट क्या हो रहा है, हट रहा है। तो फोस्फोफ्रक्टो फोस्फेटेज एंजाइम काम करेगी। कौन सी, फोस्फेटेज एंजाइम काम करेगी, फोस्फेटेज। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 20 फोस्फेटेज एंजाइम काम करेगी, क्योंकि फोस्फेट हट रहा है। फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फोस्फेट से ग्लूकोज बन रहा है, यानी फोस्फेट यहाँ भी हट रहा है, तो ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज एंजाइम काम करेगी। तो ये आपको ये स्टेप्स जो है जो अलग हटके हैं आपकी ग्लाइकोलिसिस से, इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस में, जब ग्लूकोज आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, इसके अलावा, इस पाथवे के अलावा ग्लूकोज बनने के लिए दो ऑल्टरनेटिव पाथवे भी हो सकते हैं। दो ऑल्टरनेटिव पाथवे कौन से, ऑल्टरनेटिव पाथवे फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए ऑल्टरनेटिव पाथवे कौन कौन से हो सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव पाथवे कौन कौन से हो सकते हैं कि आपका जो पाइरुवेट है, ये पाइरुवेट आपका माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर किया, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये जो पाइरुवेट है, इसके ऊपर पाइरुवेट, माइटोकॉन्ड्रिया की पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम ने काम किया, और क्या बना, ऑक्सैलोएसीटेट बना। ऑक्सैलोएसीटेट से क्या बना, मैलेट बना। कौन से एंजाइम ने काम किया, मैलेट डिहाइड्रोजनेज ने। ठीक है, डिहाइड्रोजनेज में। यहां पर आपका NADH यूज होगा, NAD+ से NADH बनेगा, और यहां आपका ATP यूज होगा। ठीक है, अब ये मैलेट साइटोसोल में आया, मैलेट बाहर निकल के साइटोसोल में आया। मैलेट जब साइटोसोल में आया, तो ये मैलेट किस में कन्वर्ट हुआ, वापस से ऑक्सैलोएसीटेट में। वही मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के हेल्प से, वही मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के हेल्प से। ठीक है, और फिर सेम वही चीज चलेगी, ऑक्सैलोएसीटेट पे कौन सी एंजाइम काम करेगी, पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, कार्बोक्सीकाइनेज, और क्या बनेगा, फोस्फेनोल पाइरुवेट। और सेम वही पाथवे जो पीछे पड़ा था, फिर वो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, फोस्फेनोल पाइरुवेट से 3-फॉस्फोग्लिसराइड, उस तरीके से फिर ये पाथवे चलेगा। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिव पाथवे हो सकता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की। ये पहले बात करेंगे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस की, फिर बात करेंगे ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, देन बात करेंगे ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन कैसा होता है, ग्लाइकोजन ऐसा होता है कि जो ग्लूकोज मोइटीज हैं एक दूसरे से जुड़ी होती है, ग्लूकोज ग्लूकोज से, ग्लूकोज ग्लूकोज से, इस तरीके से जुड़ी होंगी। ठीक है, इस तरीके से मान लो ग्लूकोज से आपकी, तो ये इसका फर्स्ट वाला कार्बन और इस ग्लूकोज का ये फोर्थ वाला कार्बन, ये आपस में जुड़ा होगा, इसको बोलते हैं α1,4 लिंकेज। ठीक है, क्लियर है, α1,4 लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसके अलावा ये जो ग्लूकोज है, लास्ट वाली जो ग्लूकोज है आपकी, ये ग्लूकोज का फर्स्ट वाला कार्बन और इस ग्लूकोज का सिक्स्थ वाला कार्बन, ये आपस में जुड़ा होगा, जिसको बोलते हैं α1,6 लिंकेज। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ये होगा आपका अमाइलोज,
और ये जो ब्रांच वाला होगा ये होगा अमाइलोपैक्टिन। ये क्या बन गई? ब्रांच। तो ये आपका ग्लाइकोजन इस तरीके से बनता है कुछ, ठीक है। तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कैसे होगी देखिए, जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बनता है आपका? हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से एटीपी यहाँ यूज होता है, और एटीपी यूज होने के बाद यहाँ बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये किस में कन्वर्ट होता है? ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फोस्फो ग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की हेल्प से, म्यूटेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर यूडीपी ग्लूकोज यानी यूडीपी को अटैच किया जाता है ग्लूकोज के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? यूटीपी का यूज होगा और यहाँ यूडीपी जो है उसको यहाँ पर ग्लूकोज के साथ अटैच किया जाता है। जैसे यूडीपी है यूरिडिन डाइफॉस्फेट, इसको ग्लूकोज के ऊपर लगाएंगे तो यूडीपी ग्लूकोज बनेगा। अब यूडीपी ग्लूकोज है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यहाँ पर अल्फा 1,4 लिंकेज बनाई जाएगी, अल्फा 1,4 लिंकेज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद ब्रांचिंग एंजाइम आएगी और ब्रांच बनाएगी, ब्रांचिंग एंजाइम आएगी और ब्रांच बनाएगी किसकी? अल्फा 1,6 लिंकेज की, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा आपका ग्लाइकोजन, क्योंकि अल्फा 1,4 लिंकेज ग्लूकोज की होगी, अल्फा 1,6 लिंकेज होगी, तो आपका ग्लाइकोजन बन जाएगा। बस थोड़ा हटके जो स्टेप आता है वो ये आता है आपका कि यहाँ पर क्या बन रहा है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ म्यूटेज एंजाइम, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो यूडीपी उसको अटैच किया जाता है ग्लूकोज से, दैट्स इट, ठीक है। ये आपका ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो गई। फिर बात करते हैं ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन कैसे होगा, टूटता कैसे है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन टूटता कैसे है? तो आपका जो ग्लाइकोजन है, आपका जो ग्लाइकोजन है, सबसे पहले इस ग्लाइकोजन को, जिसमें क्या है आपका अल्फा 1,4 लिंकेज है ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में, और ब्रांचिंग में अल्फा 1,6 लिंकेज है जो कि ब्रांच में है, ठीक है। तो जो ग्लाइकोजन होता है आपका, यहाँ पर कौन से एंजाइम काम करते हैं? ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज। ये ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंजाइम क्या करती है? ये ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंजाइम आपका अल्फा 1,4 लिंकेज को तोड़ती है, इसको क्लीव करती है, और क्या बन जाता है यहाँ पर? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। क्या बन जाता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। उसके बाद क्या होता है? ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन गई, यहाँ पर फिर डी ब्रांचिंग एंजाइम आती है, और ये डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या करती है? ये आपकी अल्फा 1,6 लिंकेज जो है इसको तोड़ती है, और ये क्या बन जाता है? जब इसको तोड़ देगी तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर फाइनली जो है आपका केवल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो इस तरीके से था, है ना, कुछ इस तरीके से लिंक थे। ये था पहला कार्बन, ये चौथा कार्बन, ठीक है। इसके बाद इसका पहला कार्बन और फिर इसका ये छठवां कार्बन, पहला और छठवां, ठीक है। इस तरीके से लिंकेज थी, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा 1,4 लिंकेज टूट गई, अल्फा 1,6 लिंकेज टूट गई, ठीक है, ये टूट गई। फिर क्या होता है? ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, ये क्या करती है? यहाँ पर म्यूटेज एंजाइम की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। तो इस तरीके से ग्लाइकोजन जो है वो टूटता है। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेटिव फेज के बारे में और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के बारे में, किसके? हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट के। अगला अपना टॉपिक है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। इसमें आप दो फेज देखोगे, ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव।
पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीडेटिव के बारे में। पहले ऑक्सीडेटिव फेज के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसके जो नोट्स होंगे ना, वो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स जो है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। एंड क्योंकि आप समझ चुके होगे ऑलरेडी, तो वो नोट्स भी आपको समझ में आ जाएंगे। और फिर मैं इसके जब क्वेश्चन आपको दूंगी ना, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, है ना। देखिए, ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज से क्या बनता है, इस ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन कौन सा एंजाइम काम करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है। और यहाँ पर आपका NAD+ जो है इसको यूज किया जाता है, और क्या बनता है, NADH। ठीक है, फिर उसके बाद एक जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन है, ये किस में कन्वर्ट होता है, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। किसमें, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन, ग्लूकोनोलैक्टोन। ये भी 6 कार्बन का ही है। कौन से एंजाइम की हेल्प से होता है ये, ग्लूकोनोलैक्टोन, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। तो यहाँ पर कौन से एंजाइम काम करते हैं, ग्लूकोनोलैक्टोनेज। ठीक है, उसके बाद ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन है, ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है राइबुलोज 5 फॉस्फेट में। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां से हम 3 ग्लूकोज लेके चलते हैं, 3 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लेके चलेंगे। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के, तो यहाँ पर भी आपके 3 मॉलिक्यूल ही बनते हैं राइबुलोज 5 फॉस्फेट के लास्ट में। ठीक है, तो 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन जो है ये 6 कार्बन का है, राइबुलोज 5 फॉस्फेट 5 कार्बन का, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलती है। तो कौन सा एंजाइम यहाँ पर यूज होगा, यहाँ पर जो है NAD से, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर NADPH निकलता है, ये याद रखिएगा, NADH नहीं निकलता, NADPH निकलता है। तो यहाँ पर NADP+ से क्या बनता है, NADPH बनता है। ठीक है, इसके बाद मेरे पास में 3 राइबोलोज 5 फॉस्फेट है। कितने, 3, कितने, 3 राइबोलोज 5, क्योंकि ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल लेके चलते हैं हम लोग, तो लास्ट में 3 ही राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनते हैं। इतनी बात क्लियर है, बाकी और आगे पढ़ेंगे। ग्लूकोज से ग्लूकोज फॉस्फेट 6 फॉस्फेट, 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन, फिर 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन, ग्लूकोनेट है ये, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। ग्लूकोनोलैक्टोन से ग्लूकोनेट बनता है, और फिर उससे राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनता है। ठीक है, अब मेरे पास 3 राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, एक राइबोलोज 5 फॉस्फेट ये रहा, एक राइबोलोज 5 फॉस्फेट ये रहा, और एक राइबोलोज 5 फॉस्फेट ये रहा, 3 है। यूलोज, यूलोज आपको जहां दिखेगा ना, याद रखिएगा कीटोन शुगर है। कैसी है, कीटोन, कीटोज शुगर है, ये कीटोन ग्रुप है इनमें फंक्शनल। ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि कीटोन शुगर है, तो ये क्या होती है, ये कन्वर्ट होती है, ये मान लो राइबोज में, किसमें, राइबोज में। और एक ऐसी शुगर है, ये है आपकी एल्डोज शुगर। तो कीटोज शुगर एल्डोज में कन्वर्ट हो रही है। तो जब ऐसा काम होता है कि कीटोज एल्डोज में, एल्डोज कीटोज में कन्वर्ट होता है, तो कौन सा एंजाइम काम करता है, आइसोमेरेज एंजाइम काम करता है। जो दूसरा आपका राइबोलोज 5 फॉस्फेट होता है, ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है आपका जाइल्यूलोज में। यूलोज यूज, देखो राइब्यूलोज, जाइल्यूलोज, यानी ये क्या है, ये कीटोन शुगर जो आपकी है राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ये कीटोन शुगर में ही कन्वर्ट हुई है, जाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट में। ठीक है, तो क्योंकि कीटोन कीटोन में ही कन्वर्ट हो रही है, कोई चेंज नहीं, कार्बन के इधर उधर चेंज होगा HOH का, तो या कौन सा एंजाइम काम करेगा, एपिमेरेज। ये तीसरे वाला बोलते हैं कि मैं बाद में काम करूंगा, अभी के लिए मैं रेस्ट कर लेता हूँ। तीसरे वाला राइबोलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, अब ये राइबोज 5 फॉस्फेट जो है, ये भी 5 कार्बन का है, और जाइलोज 5 फॉस्फेट ये भी 5 कार्बन का है। इन दोनों के ऊपर एक एंजाइम काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसकीटोलेज।
ट्रांसकीटोलेज ये क्या करती है, तीन कार्बन को ट्रांसफर करती है, दो कार्बन को ट्रांसफर करती है इधर से उधर। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम कितनी ईंटें उठा के लेके जा सकते हो, तो ये बोलती है कि मैं केवल दो कार्बन ही उठा के लेके जा सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो राइबोस 5 फॉस्फेट है ना, राइबोस 5 फॉस्फेट के पास 5 कार्बन है, ट्रांसकीटोलेज आई, इसके 2 कार्बन निकाल लिए, कितने रह गए, 3 कार्बन, और ये 2 कार्बन लेके जाके जाइलोलोज 5 फॉस्फेट को दे दिए, इसके पास कितने हो गए, 7 कार्बन। समझ गए बात। तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट के 2 कार्बन उठा लिए ट्रांसकीटोलेज ने, और 2 उठा के किसको दे दिए, 2 उठा के जाइलोलोज वाले को दे दिए, उसके पास हो गए 7, इसके पास हो गए 3। तो 5 कार्बन जो आपके राइबोलोज 5 फॉस्फेट के थे, इसमें से 2 कार्बन उठा लिए गए, -2 कार्बन किसने, ट्रांसकीटोलेज ने, और ये 2 कार्बन जो उठाए गए हैं इधर से, ये इसको दे दिए गए हैं। तो यानी यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका क्योंकि 2 कार्बन उठा लिए तो 3 कार्बन का मोलिक्यूल बनेगा, जो कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि 3 कार्बन का है। और ये जो आपका जाइलोज 5 फॉस्फेट है, यहाँ पर 2 कार्बन दिए गए हैं, तो 7 कार्बन का क्या बनेगा, सीडोहेप्टुलोज, सीडोहेप्टुलोज बनेगा, सीडोहेप्टुलोज बनेगा। ठीक है, समझ में आई बात इतनी। समझे इतनी बात। उसके बाद अभी देखो, 2 मॉलिक्यूल है मेरे पास, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस सीडोहेप्टुलोज, एक 3 कार्बन का है, एक 7 कार्बन का है। अब यहाँ एक नई एंजाइम आती है जिसको बोलते हैं ट्रांस एल्डोलेज, ट्रांस एल्डोलेज। ये 3 कार्बन की हेरा फेरा करते हैं, कितने की, 3 कार्बन की। ये इसके, क्योंकि अब ये बोली मैं इसके 3 कार्बन उठाऊंगी तो ये तो 0 हो जाएगा, ऐसा तो मैं गड़बड़ नहीं कर सकती, पाथवे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसे सोचा इसके पास 7 है, इससे 3 कार्बन उठाती हूँ। तो ये क्या करती है, इधर से 3 कार्बन उठाएगी, और ये 3 कार्बन उठा के इसको बोल देगी, इसको दे देगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा, जो कि आपका क्या बनेगा, जो कि आपका बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो इसके 3 कार्बन निकाल के दूसरे को दिए तो इसके पास 4 कार्बन रहेंगे, और क्या बनेगा, इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बोलता है कि मुझे तो रहना ही नहीं है यहाँ पर, क्या गेम सा चल रहा है, मैं तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में निकल जाऊंगा। तो ये ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में एंटर मार गया। एक आपने देखा था ना पीछे, एक और राइबोलोज 5 फॉस्फेट बाकी थी, वो राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो कि यहाँ बाकी थी, ये देखिए यहाँ पर, ये बाकी इतना राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ये जाइलोलोज में कन्वर्ट होती है, जाइलोलोज 5 फॉस्फेट में। तो ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो कि आपके जाइलोलोज में कन्वर्ट हुई है, ये बोलती है मैं तो अब काम करूंगी, बाकी दो ने तो काम कर लिया, ये दो ने तो काम कर लिया था, ठीक है, ये अब काम करती है। तो ये आती है इधर, देखते क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये 5 कार्बन का मोलिक्यूल है, ये 4 कार्बन का है। यहाँ फिर वापस आती है ट्रांसकीटोलेज, ट्रांसकीटोलेज 2 कार्बन की हेरा फेरी करती है, 2 कार्बन की। तो ट्रांसकीटोलेज क्या करते हैं कि मेरे को 2 कार्बन इधर उधर भेजने हैं, तो बोलते ज्यादा किसके, इसने देखा इस 5 कार्बन वाले के ज्यादा है, तो इसने सोचा 5 कार्बन वाले के उठाती हूँ मैं 2 कार्बन, और उठा के इसको दे देती हूँ, इसमें प्लस ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो इसमें 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनेगा, इसके 2 कार्बन निकाले तो एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा। 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन का, और 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल बनेगा वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फिर ये दोनों के दोनों ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, ये आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। नेक्स्ट बात करते हैं लिंक रिएक्शन के बारे में। कौन सी होती है लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन। अब थोड़ा क्रैब साइकिल के ऊपर चलते हैं, चलिए क्रैब साइकिल के ऊपर, क्रैब साइकिल डाल देते हैं।
क्रैब साइकिल में जाने से पहले देखिए जो आपका पाइरूवेट था ये कहाँ एंटर करता है, दो पाइरूवेट थे, ये एंटर करता है, ये सारा प्रोसेस अब माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ चुका है आपका पाइरूवेट साइटोसोल से निकल के। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है, जो पाइरूवेट है कहाँ कन्वर्ट होता है, ये दो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, दो एसिटाइल कोएंजाइम में, जो कि 2 कार्बन की है, पाइरूवेट 3 कार्बन का है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो यहाँ पर जो है 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। साथ के साथ में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका NAD+ से NADH बनता है, और साथ के साथ में यहाँ पर क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में बन रही है, तो कोएंजाइम ए यहाँ ऐड होती है, क्या ऐड होती है, कोएंजाइम ए जो है ये यहाँ ऐड होती है, ये 3 चीजें यहाँ होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हटना इसको क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। कौन सी एंजाइम काम करती है, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है ना इसका पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, इसको बोलते हैं पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये 3 एंजाइम से मिलके बनता है, E1, E2 और E3। E1 में जो आपका को एंजाइम काम करेंगी वो कौन कौन सी होगी, टीपीपी को एंजाइम या को फैक्टर कह लो या को एंजाइम कह लो, तो थाइमिन पायरोफॉस्फेट। E2 में होगा लिपोइक, और इसके अलावा कोएंजाइम ए, और E3 में होगा आपका NAD+ और FAD+। कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रख लेना, TPP फेन, यानी TPP लिपोइक एसिड, FAD+, NAD+ और कोएंजाइम ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो TPP है, जो E1 है, E1 का क्या नाम होता है, E1 का नाम होता है पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। E1 का क्या नाम है, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सी, E1। E2 का क्या नाम है, डाइहाइड्रो लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। और E3 का क्या नाम है, डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। ये तीनों नाम याद रखने हैं। जो आपका पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज है, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का काम करेगा, क्योंकि ऊपर 3 स्टेप हो रहे हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है ना, ये उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का काम करेगा, डीकार्बोक्सिलेशन का काम करेगा। ट्रांस एसिटाइलेज, एसिटाइलेज यानी ट्रांस, यानी ट्रांसफर करेगा किसको, एसिटाइल ग्रुप को, क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा एसिटाइल ग्रुप को। तो क्या बन गया आपका, एसिटाइल बन गया, ठीक है। और इसके अलावा डिहाइड्रोजनेस क्या करता है, डिहाइड्रोजन लास्ट में, देखिए 3 चीजें हो रही थी ना, मैंने कहा था NADH बन रहा है, यहाँ पर देखिए NADH बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, COA ऐड हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसने निकलवा दी, E1 ने, जिसका नाम है पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस। इसके अलावा जो आपका COA जो कि एसिटाइल ग्रुप से ऐड हुआ है, ये इसको ट्रांसफर किसने किया, E2 ने, जिसका नाम है डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। इसके अलावा डिहाइड्रोजनेस क्या करता है, NADH बनवाता है, डिहाइड्रोजनेस क्या करता है, NADH बनवाएगा, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर इसके जो एक्टिवेटर और इनहिबिटर है पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस के, ये भी देख लेते हैं। सो जो पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस है, पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस है, इस एंजाइम का कौन तो एक्टिवेटर है और कौन इनहिबिटर है। तो इसके जो एक्टिवेटर है वो कौन कौन से हैं, ADP, AMP, NAD+, कोएंजाइम A, पाइरूवेट, कैल्शियम एंड इंसुलिन, ये सारे क्या है इसके एक्टिवेटर। इनहिबिटर कौन कौन से हैं, ATP, NADH, एसिटाइल कोएंजाइम, ये सारे हैं इसके इनहिबिटर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्रैब साइकिल के बारे में।
क्रैब साइकिल के बारे में। जो क्रैब साइकिल होती है आपकी, ये यूकैरियोट्स में तो होती है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और प्रोकैरियोट्स में होती है कहाँ पर, साइटोसोल में। होता क्या है, जो आपका पाइरुवेट है, पाइरुवेट से क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम है, जो कि 2 कार्बन का है। ये एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्साइलोसिटेट से मिलता है, जो कि 4 कार्बन का है, और क्या बनाता है, सिट्रेट। कौन सा एंजाइम काम करेगी, सिट्रेट सिंथेटेज। सिट्रेट से क्या बनता है, आइसोसिट्रेट। कौन सा एंजाइम काम करेगी, एकोनिटेज। आइसोसिट्रेट से क्या बनता है, यहाँ पर ये 6 कार्बन के हैं, ठीक है। आइसोसिट्रेट से क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट, जो कि 5 कार्बन का है, यानी 1 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकलेगी, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, क्योंकि 2 बार साइकिल चलेगी। और इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम में है, एक एसिटाइल कोएंजाइम में 2 एनएडीएच निकलते हैं, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, तो यहाँ पर 4 एनएडी प्लस या 4 एनएडीएच निकलेंगे, क्योंकि 2 बार रन करवा रहे हैं हम लोग, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में जो है वो लेके चल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल है एसिटाइल कोएंजाइम के। इसके बाद में अल्फा कीटोग्लूटरेट से क्या बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सेनाइल कोएंजाइम बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज है। यहाँ पर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, सॉरी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। फिर यहाँ पर है अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, और क्योंकि हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी 4 एनएडी प्लस से 4 एनएडीएच निकलेंगे। फिर बनेगा यहाँ सक्सेनाइल कोएंजाइम में, सक्सेनाइल कोएंजाइम से बनता है सक्सिनेट, सक्सिनेट, सक्सिनेट से बनता है फ्यूमरेट। कौन सा एंजाइम काम करेगी, सक्सिनेट, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करेगी, ठीक है। अब डिहाइड्रोजनेज है, यहाँ पर डिहाइड्रोजन का मतलब है यहाँ NADFAD निकलेगा, तो यहाँ पर भी क्योंकि 2 मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, तो 2 FAD प्लस से 2 FADH निकलेंगे, ठीक है। आगे फ्यूमरेट से फिर क्या बनेगा, फ्यूमरेट से फिर बनेगा मैलेट, फ्यूमरेज एंजाइम के हेल्प से, और फाइनली ऑक्सैलोसिटेट। ये क्रैब साइकिल इस तरीके से चलती है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका क्या निकलता है, NADH निकलेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एक एक निकलता है, ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर 4 4 ये एक एक निकलता है, तो 2 साइकिल है तो 2 2 निकलेंगे, तो 2 बार साइकिल चलिए तो 2 2 निकलेंगे, 4 गलत लिख दी, 2 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी आपका डिहाइड्रोजनेज है, तो यहाँ पर भी मैलेट से ऑक्सैलोसिटेट बनेगा, तो भी 2 NAD प्लस से 2 NADH निकलेंगे। तो टोटल कितने NADH निकले CC में, पाइरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा था तब भी 2 NADH निकल रहे थे ना, 2 NADH निकल रहे थे। टोटल देखिए 2 2 4 2 3 6 2 चौक 8, 8 NADH निकले, ठीक है। इसके अलावा 2 FADH2 निकले, 2 FADH2 निकले। और जब यहाँ पर सक्सिनिल कोएंजाइम में से सक्सिनेट बनता है ना, तो यहाँ पर GTP निकलता है, तो 2 GTP निकलेंगे, ठीक है। अब दो 2 ATP आपके कहाँ निकले थे, 2 ATP निकले थे ग्लाइकोलिसिस में, क्योंकि 2 कंज्यूम हुए, 4 बने तो 4 माइनस 2 2 रह गए, और ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH निकले थे। अब ये देखो, ये जो कितनी चीज निकली है, ये जो निकला है आपका, केवल अगर आपसे पूछा जाए क्रैब साइकिल में कितने NADH निकलते हैं, तो आपसे ना जब पूछेगा ना क्रैब साइकिल में कितने निकलते हैं NADH,
तो याद रखिएगा कि मैंने तो 2 मॉलिक्यूल लेके चली थी, अगर एक मॉलिक्यूल का ही पूछे आपसे कि क्रैब साइकिल में कितने निकले हैं एनएडीएच, और आपसे लिखा ना हो एक मॉलिक्यूल है या 2 मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल होगा तो एक एक एनएडीएच होगा, एक एक एनएडीएच होगा। तो टोटल केवल क्रैब क्रैब का पूछे तो ये तो लिंक रिएक्शन होते हैं जो पाइरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, ये तो लिंक रिएक्शन है। लेकिन केवल पूछे कि क्रैब साइकिल में कितने निकले एनएडीएच, तो 3 एनएडीएच निकले, एक एफएडीएच2 निकला, इसके अलावा एक जीटीपी निकला। अब अगर आपसे पूछते हैं कि 2 मॉलिक्यूल है आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम के, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देना 2 से, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ही चलते हैं, ठीक है। और जो आपका लिंक रिएक्शन है पाइरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में, वहां पर भी 2 एनएडीएच निकले आपके। अब यहाँ पर देखिए एनएडीएच आपके कितने होंगे, एक बार लिख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में 2 एसिटाइल कोएंजाइम में है, तो एक से एक एनएडीएच है, तो दो से दो एक से एक एक करके 3 एनएडीएच है, तो 2 से 6 एनएडीएच हो गए, एनएडीएच हो गए, 2 एफएडीएच हो गए, 2 जीटीपी हो गई। लिंक रिएक्शन में 2 एनएडीएच थे, तो 2 एनएडीएच हो गए आपके लिंक रिएक्शन के, ये लिंक रिएक्शन के, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका ग्लाइकोलिसिस है, जो कि आपका साइटोसोल में चला था, उसमें से भी तो आपके 2 एनएडीएच निकले थे और टोटल 2 एटीपी निकली थी। अभी जो एनएडीएच है ना माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे ही नहीं जा सकता, ये 2 पाथवे के थ्रू जा सकता है। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट पाथवे के थ्रू, या फिर मैलेट एस्पारेटेट पाथवे के थ्रू, एस्पारेटेट पाथवे के थ्रू। जब ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के थ्रू जाता है ना, ये अंदर जाके एनएडीएच ना देके एफएडीएच दे देता है, लॉस कर देता है एटीपी का, और मैलेट एस्पार्टेट के थ्रू जाता है तो एनएडीएच को एनएडीएच ही देता है, जो ग्लाइकोलिसिस का एनएडीएच है ना उसको वही उठा के देगा। तो इस तरीके से मैलेट एस्पार्टेट सबसे अच्छा माना जाता है पाथवे। तो अब देखो कितने हो गए टोटल, 6 एनएडीएच प्लस 2 एनएडीएच प्लस 2 एनएडीएच, कितने हो गए, 10 एनएडीएच हो गए, ठीक है। 2 एफएडीएच हो गए, और 2 एटीपी तो ग्लाइकोलिसिस वाली, और 2 एटीपी या जीटीपी कह लो, एटीपी कह लो या जीटीपी क्रैब साइकिल वाली, टोटल कितने हो गए। एक एनएडीएच 2.5 एटीपी के बराबर होता है, एक एफएडीएच 1.5 एटीपी के बराबर होता है, तो 10 है यहाँ पर, तो कितने हो जाएंगे, 25 एटीपी, 25 एटीपी। 2 एफएडीएच है तो कितने हो जाएंगे, 3 एटीपी, प्लस 2 और 2 4, तो कितने हो जाएंगे आपकी, ये हो जाएंगे 25 और 7 32 एटीपी, ठीक है। क्लियर बात इतनी, देखिए वन शॉट है, जल्दी जल्दी मैं चीजें समझा रही हूँ आपको। अब आता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, ये मान लो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम होता है एनएडीएच डिहाइड्रोजनेस। फिर होता है यहाँ कॉम्प्लेक्स 2, इसका नाम होता है क्या, इसका नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। इसके बाद होता है कॉम्प्लेक्स 3, इसका नाम होता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स या साइटोक्रोम रिडक्टेस। उसके बाद होता है कॉम्प्लेक्स 4, इसका नाम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेस।
इसके बाद होता है कॉम्प्लेक्स 5। टोटली 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये होता है कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, इसका नाम होता है F0 F1 कॉम्प्लेक्स या फिर एटीपी सिंथेस। ये 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। NADH डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, साइटोक्रोम B7, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और F0 F1 एटीपी सिंथेस। होता क्या है कि जो NADH डिहाइड्रोजनेज है किस में कन्वर्ट होता है, ये होता है NAD प्लस जो है ये आपका NADH प्लस H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करती है, इन इलेक्ट्रॉन को उठाती है और ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठाती है और 2 इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे देती है, ये यहाँ पर देती है FMN को, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। FMN से न्यूक्लियोटाइड किसको जाते हैं, FeS को, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को। FeS से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, FeS से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यूबिक्विनोन के पास जाते हैं। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करती है, FAD प्लस से FADH प्लस H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन उठाती है और 2 इलेक्ट्रॉन उठा के किसको देती है, FeS कॉम्प्लेक्स को, और ये FeS कॉम्प्लेक्स इन इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है, COQ को। यानी कॉम्प्लेक्स 1 भी यूबिक्विनोन को दे रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 भी यूबिक्विनोन को दे रहा है, ये मीडिएटर के जैसा काम कर रहा है। साथ के साथ में जो आपका ये जो H पॉजिटिव बाकी है ना, तो ये जो कॉम्प्लेक्स 1 क्या करता है, ये 4 H पॉजिटिव को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भी भेजता है, साथ के साथ 4 H पॉजिटिव को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भी भेजता है। ठीक है, ये जो 2 वाला है ये कोई H पॉजिटिव नहीं भेजता। ठीक है, एक भी नहीं भेजेगा ये 2 वाला। उसके बाद जो यूबिक्विनोन है क्या करता है, ये यूबिक्विनोन इन इलेक्ट्रॉन को उठा के किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को देगा। किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को देगा। इलेक्ट्रॉन को उठा के किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को। कॉम्प्लेक्स 3 में भी सबसे पहले किसके पास जाएंगे, साइटोक्रोम बी के पास। फिर रिस्की सेंटर जिसको बोलते हैं रिस्की सेंटर, रिस्की सेंटर क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल होते हैं आयरन सल्फर के कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, इसके पास जाएंगे और इधर से जाता है साइटोक्रोम C1 के पास, इसलिए इसका नाम होता है BC1 कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पहले साइटोक्रोम बी के पास गए फिर साइटोक्रोम C1 के पास गए, साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम सी के पास गए। साइटोक्रोम सी भी एक बिचौलिए के जैसा काम करता है, कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन लेता है और कॉम्प्लेक्स 4 को देता है। कॉम्प्लेक्स 4 क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 4 उन इलेक्ट्रॉन को लेगा और इन इलेक्ट्रॉन को लेके किसको दे देगा, इन इलेक्ट्रॉन को लेके देगा कॉपर ए को। कॉपर ए के बाद किसको देगा, साइटोक्रोम ए को। साइटोक्रोम ए के बाद किसको देगा, कॉपर बी को, और कॉपर बी किसको देगा, साइटोक्रोम A3 को। और साइटोक्रोम A3 जो है ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, फाइनली ये देगा ऑक्सीजन को। फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। तो जो NADH के जो ये इलेक्ट्रॉन थे, ये जो इलेक्ट्रॉन था NADH का या FADH के जो इलेक्ट्रॉन थे, ये तो क्या करे, यहाँ पर क्या बनाया इन्होंने, वाटर बनाया। इसके अलावा याद रखिएगा जो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये भी क्या करता है, ये BC1 वाला कॉम्प्लेक्स ये भी 4 हाइड्रोजन को बाहर की तरफ भेजेगा, 4 हाइड्रोजन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाने के लिए भेजता है। तो 4H पॉजिटिव चले गए बाहर, इधर से 2H पॉजिटिव जाएंगे कॉम्प्लेक्स 4 से। तो ये कॉम्प्लेक्स 4 से गए 2, कॉम्प्लेक्स 3 से आए 4, कॉम्प्लेक्स 2 से एक भी नहीं आया और इससे भी आए 4। अभी जो H पॉजिटिव टोटल कितने हुए, 10H पॉजिटिव हो गए। इसमें से जो है 4H पॉजिटिव इधर से जाएंगे, F0 F1 से 4H पॉजिटिव जाएंगे और क्या बना लेंगे, एटीपी सिंथेस एंजाइम की हेल्प से ADP से क्या बना लेंगे, ATP। तो 4H पॉजिटिव जो है एक ATP बनाते हैं, तो 10 गए तो कितने बनाए, 2.5 ATP। तो आप देखिए जब एक NADH जो है इसके एक इलेक्ट्रॉन इस इधर से देखोगे तो इधर से कितने हैं, 10 हैं, लेकिन तभी बोला जाता है NADH कितने ATP बनाता है, 2.5। अब अगर मैं FADH से देखूं तो FADH से देखो इधर वाले 4H पॉजिटिव हटाओ, क्योंकि ये तो FADH जो है सेकंड वाला है, तो सेकंड कॉम्प्लेक्स FADH वाला है। तो FADH से देखो 4 प्लस 2 6H पॉजिटिव है, 4H पॉजिटिव कितना बना रहा है, एक ATP। तो 6 कितने बनाएंगे, 1.5। इसलिए कहा जाता है FADH जो है 1.5 ATP बनाता है। क्लियर है, तो इस तरीके से जो है ATP का फॉर्मेशन हुआ। आई होप दिस वन इज वेरी क्लियर।
अब यहाँ से कुछ इसके इनहिबिटर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इनहिबिटर जैसे कि आप देखोगे रोटिनोन, रोटेनोन, ये कॉम्प्लेक्स वन को इनहिबिट करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वन इनहिबिट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स वन नहीं चलेगा, लेकिन याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स टू से सिस्टम चलेगा, कॉम्प्लेक्स टू से फिर भी चलेगा, कॉम्प्लेक्स वन को इनहिबिट करता है ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर एक्टिनोमाइसिन, ये कॉम्प्लेक्स थ्री को इनहिबिट करता है। इनहिबिट किसको करेगा? कॉम्प्लेक्स थ्री को। उसके बाद आता है साइनाइड, इसको बोलते हैं CN माइनस, या फिर अजाइड, या फिर मोनोऑक्साइड। ये किसको इनहिबिट करता है? कॉम्प्लेक्स फोर को। क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसको इनहिबिट करेगा? कॉम्प्लेक्स फोर को। इसके अलावा ओलिगोमाइसिन, ये किसको इनहिबिट करता है? कॉम्प्लेक्स फाइव को। ठीक है, जो कि ATP बना रहा था। इसके अलावा अनकपलर के बारे में देख लेते हैं। अनकपलर, अनकपलर जैसे कि डाइनाइट्रोफिनोल, अगर ये अनकपलर काम करेगा तो नो ATP सिंथेसिस, कोई ATP सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर के बारे में देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर जैसे कि ओलिगोमाइसिन, या फिर डाइसाइक्लो हेक्साइल कार्बो डाइमाइड, ये क्या करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट करेंगे ATP सिंथेज को। तो जब ATP सिंथेज आपकी इनहिबिट हो जाएगी, क्या ATP बनेगा F नॉट F1 कॉम्प्लेक्स में? नहीं बनेगा, सो नो ATP। इसके अलावा एट्रासाइक्लोसाइड, एट्रासाइक्लोसाइड, ये क्या करता है? ये इनहिबिट करता है, किसके ऊपर इफेक्ट करेगा? ANT, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज। तो ये ATP को एग्जिट ही नहीं होने देगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से तो काम नहीं आएगी वो ATP आपके, जब माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर ही नहीं निकल पाएगी तो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप ये आपको समझ में आई होंगी चीजें। इसके क्वेश्चन जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी PPT। इसके अलावा इसके जो नोट्स हैं एक बार मैसेज कर देना, मैं टेलीग्राम पे आपको अपने हैंड रिटन नोट्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।